अब तक आपने इन्वायरमेंटल बायोलॉजी पढ़ी, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारी नेचर है वो एग्जैक्टली कैसे काम कर रही है, इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स है वो आपस में कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो सारा समझ में आ गया है। नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, है ना। अब हम जिस एरा में जी रहे हैं, हमने एक वर्ड भी यूज किया था अपनी क्लास में, दैट इज सिक्स्थ मास एक्सटेंशन, है ना। या फिर एक और वर्ड यूज किया जाता है, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, दैट इज एंथ्रोपोसीन, है ना। एंथ्रोपोसीन एरा चल रहा है। सो मींस अब ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो हमारे जो नेचुरल इकोसिस्टम्स है उनके जो इंटरेक्शंस है उनको अफेक्ट कर रही है, या फिर मैं कहूँ उनमें जो बैलेंस था जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से चला आ रहा था, लाइक हमारा जो वाटर साइकिल है कई सालों से, लाखों सालों से सेम कंडीशन में चला आ रहा है। नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल से मिलियंस ऑफ ईयर्स से वैसा ही बना हुआ है, अगर लास्ट एक्सटिंक्शन से अब तक की बात करें। बट अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से ये जो बैलेंस है ये खराब हो गया है, ये बैलेंस बिगड़ गया है। कोई एक बिल्डिंग है जो बहुत सारे पिलर्स पे खड़ी हुई है, एंड देन आप कुछ एक पिलर्स को निकाल दें, एक दो पिलर्स को निकाल दें, सो वो बिल्डिंग धीरे धीरे टिल्ट करेगी एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कोलैप्स कर जाएगी। आप में फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है कि बहुत सारे फोर्सेस जो बैलेंस्ड हैं तो वो एक स्टेबल कंडीशन बनाते हैं, एंड देन फिर एक फोर्स को अगर हम हटा दें एंड देन फिर वो बैलेंस बिगड़ जाएगा, और जो स्ट्रक्चर पहले बना हुआ था उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएगा या फिर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो सकता है। अब जो ये एंथ्रोपोसीन है, तो हमने एनवायरमेंटल बायोलॉजी को जब समझ लिया है, तो अब हमें अगला जो हमारा टास्क होगा वो ये समझना होगा कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो किस तरह का इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है, और डेफिनेटली उससे क्या नुकसान होने वाले हैं हमारे इकोसिस्टम्स को। और इकोसिस्टम को नुकसान होगा तो हम अकेले बच के नहीं रह सकते हैं, हमें भी वो नुकसान देखने होंगे। सो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑन इकोसिस्टम्स, उसको भी हम देखेंगे, एंड उसके साथ ह्यूमन हेल्थ या ह्यूमनिटी पर जो भी इसके इम्पैक्ट आने वाले हैं वो भी हम देखेंगे, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक्स, दोज आर पॉल्यूशन, है ना। पॉल्यूशन, वेरियस काइंड ऑफ पॉल्यूशन, इससे हम शुरू करेंगे, देन फिर भी हम एंटर करेंगे ग्लोबल वार्मिंग में जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। व्हाट इज द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या है उसको डिफाइन करने की कोशिश करें। यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी एक डेफिनेशन देती है, दैट इज द पॉल्यूशन क्या है, द पॉल्यूशन इज ए एडिशन और रिलीज, एक्सक्यूज मी, इस पे लिखे हुए ये जो लिखा है वो कर दो, सब ऊपर वाला अंडू वाला ऑप्शन, हां वो कर दो, सॉ राइट वाला। सो हाँ, बार बार भूल जाता हूँ, चलिए हम बात कर रहे थे। तो यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, दैट इज एडिशन और रिलीज ऑफ अनडिजायरेबल फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स इनटू environment due to human activities, ठीक है, and those agents causes destruction of environment is called pollution। means human activities की वजह से environment में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स एडिशन हो जाते हैं, and then those agents causes the changes in nature of environment, and those changes can cause to harm the life present in that environment is called pollution। अब फिजिकल एजेंट्स क्या हो सकते हैं, केमिकल, ज्यादातर जो पॉल्यूटेंट हैं those will be called केमिकल, मीन्स बहुत सारी गैसेस, बहुत सारे सब्सटेंसेस। फिजिकल में क्या हो सकता है, दो नए कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, दैट इज लाइट एंड हीट, थर्मल पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन। एंड बायोलॉजिकल में लाइक पैथोजेंस, पैथोजेंस हो सकते हैं, ठीक है, पैथोजन इसमें जा सकते हैं, स्पीशीज वगैरह कुछ भी जो उस एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्ट कर रही है वहां
की जो पहले से मौजूद लाइफ है उसको हैम्पर कर रही है, तो दीज 3 एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो अब पोल्यूशन की किस एलिमेंट को या एनवायरनमेंट के किस कंपोनेंट को हैम्पर कर रहा है उसके बेसिस पर हम अलग अलग उसको पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। लाइक इफ पोल्यूशन इज हैम्परिंग एयर, सो वी कैन कॉल इट एयर पोल्यूशन। इफ इट इज causing hampering water, so it is water pollution, soil pollution, thermal pollution। on the basis of pollutant हम फिर से उसको नेमिंग कर सकते हैं, लाइक if heat is releasing in water, so we can call it thermal pollution। if light is emitting in environment and destructing the environment, we can call it light pollution। if noise is destructing the environment, किस तरह से हैम्पर कर रही है, लाइक हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखा था कि विंड मिल्स नॉइज प्रोड्यूस कर रही है एंड उस नॉइज पोल्यूशन की वजह से वाइल्ड लाइफ हैम्पर हो रही है, सो वी कैन कॉल इट नॉइज पोल्यूशन, है ना। सो नॉइज यानी हम पॉल्यूटेंट के बेसिस पर भी नेमिंग कर सकते हैं और पॉल्यूटेंट के टारगेट के बेसिस पर भी नेमिंग कर सकते हैं, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, और इस बेसिस पर भी कर सकते हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पॉल्यूशन का जो लेवल है उसके बेसिस पर हम जो है तीन उसके फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे पॉल्यूशन की सिवियरिटी को हम मेजर कर सकते हैं। वन इज क्वांटिटी ऑफ पॉल्यूटेंट, कितनी क्वांटिटी में वो पॉल्यूटेंट एनवायरनमेंट में जा रहा है उसके बेसिस पर उसकी सिवियरिटी देखी जा सकती है। देन फिर डिस्पर्जन ऑफ पॉल्यूटेंट, अगर वो पॉल्यूटेंट एक पर्टिकुलर रीजन में जा रहा है और उसके बाद वो डिस्पर्स होकर कितनी दूरी तक ट्रेवल करके जा रहा है उसके बेसिस पर हम उसकी सिवियरिटी को मेजर कर सकते हैं। एंड देन फिर रिमूवल मैकेनिज्म ऑफ द पॉल्यूटेंट, मींस एक पॉल्यूटेंट हम प्रोड्यूस हुआ वो किसी जगह पर है, डिस्पर्स हुआ मींस वो डेंजरस है और ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। एंड देन रिमूवल मैकेनिज्म, अगर कोई पॉल्यूटेंट एनवायरनमेंट में थोड़े से टाइम तक बना हुआ है तो उसको हम लेस सीवियर कंसीडर करेंगे। एंड देन अगर कोई पॉल्यूटेंट लंबे टाइम तक बना हुआ है, मींस अगर मैं कहूं द पॉल्यूटेंट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना, या फिर कोई केमिकल फोटोकेमिकल रिएक्शन की वजह से वो रिमूव नहीं हो पा रहा है आसानी से, सो कितने टाइम तक वो एनवायरनमेंट में बना रहता है उसके बेसिस पर भी हम पॉल्यूटेंट की सीवियरिटी को मेजर करते हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं, वो एयर पॉल्यूशन भी हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन भी हो सकता है, किसी भी, फॉर एग्जाम्पल लाइट पॉल्यूशन। सो लाइट पॉल्यूशन तब तक है जब तक लाइट सोर्स बना हुआ है, नॉइज पॉल्यूशन तब तक है जब तक नॉइज सोर्स बना हुआ है। सो जैसे ही हम उस सोर्स को क्लोज कर देते हैं पॉल्यूशन रिमूव हो जाएगा। बट अगर मैं कहूं मैंने एयर में कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड रिलीज करवाया किसी फैक्ट्री के थ्रू, अब मैंने उस फैक्ट्री को शट डाउन भी कर दिया, बट जो रिलीज हो गया वो तो बना रहेगा एटमॉस्फेयर में, अब फिर वो कितने टाइम तक बना रहेगा उस पर हम ध्यान देंगे। सो ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से, जिसके बेसिस पर हम किसी पॉल्यूटेंट की या पॉल्यूशन की सीवियरिटी को मेजर कर सकते हैं, या उस डिस्पर्जन मींस वो पॉल्यूटेंट पॉइंट ऑफ रिलीज से या पॉइंट ऑफ पॉल्यूशन से कितनी दूर तक जा रहा है, ठीक है, कितनी दूरी तक ट्रेवल करता है। फॉर एग्जांपल कोई गैस है लाइक जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एक कंट्री में रिलीज हो रही है, एक यूरोप की एक प्रॉब्लम है, दैट इज किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में रिलीज हो रही है, और एसिड रेन वो किसी दूसरे रीजन में जाके करवा रही है, सो वो एक दूसरे कंट्री में जाके करवा रही है। सिमिलरली लाइक हम गंगा नदी में पॉल्यूटेंट डाल रहे हैं, वो हमने यहाँ इंडिया में रिलीज किए, एंड देन अगर हमने उस वाटर को ट्रीट नहीं किया तो वो जाके कहाँ, बांग्लादेश की जो एग्रीकल्चर है उसको डिस्ट्रक्शन करेगा, या वहां पर पॉल्यूशन कॉज्ड डिजीजेस करेगा। अब बांग्लादेश की गवर्नमेंट फाइंड आउट करेगी कि ये पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट है जो बायोमैग्निफिकेशन कर रहा है, सपोज, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, ये आ रहा कहाँ से है, हमारे यहाँ तो कोई इसका सोर्स नहीं है। देन फिर वो रिवर की स्ट्रीम को देखेंगे तो डिस्पर्जन मीन्स वो कितनी दूरी तक जाकर इंपैक्ट डाल रहा है। तो इस बेसिस पर हम एक एक करके सारे पॉल्यूशंस को स्टडी करते हैं। वन इज एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या है, अगेन वही डेफिनेशन है कि द एडिशन ऑफ सम केमिकल सब्सटेंसेस इनटू द एयर व्हिच कॉजेज द डिग्रेडेशन ऑफ एयर क्वालिटी एंड हैम्पर्स द लाइफ इन द पर्टिकुलर एनवायरमेंट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, ठीक है। ये एयर पॉल्यूशन है, उस डेफिनेशन में बस हमने चेंजेस कर दिया, एयर एंटर करवा दी और गैसेस एंटर करवा दी पॉल्यूटेंट के फॉर्म में। अब पॉल्यूटेंट लिक्विड ना होकर के गैसियस फॉर्म में, वेपरस फॉर्म में
या डस्ट फॉर्म में आपके सामने आएगा। देखिए कौन कौन से हैं। अगर हम एयर पॉल्यूशन की बात करें, सो वी हैव टू टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। These are primary and secondary. Primary and secondary pollutants, ठीक है। अब primary pollutants क्या होते हैं? Those pollutant which are directly emitted, या those substances which are directly emitted from the pollution source and starts polluting the air. यानी सब्सटेंस पोल्यूशन सोर्स से एमिट हुए और अपना जो नेगेटिव इंपैक्ट है एनवायरनमेंट पे वो शो करना शुरू कर दिया, दोज आर कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट। सपोज ये चिमनी है, यहां से कोई गैस निकली सल्फर डाइऑक्साइड, सो वो जैसे ही निकली उसने अपना इल इफेक्ट शो करना शुरू कर दिया। पार्टिकुलेट मैटर यहां से रिलीज हो रहा है, तो जैसे ही वो रिलीज हुआ उसने अपना काम करना शुरू कर दिया, मीन्स वो अपने सोर्स से रिलीज होंगे एंड स्टार्ट एक्टिंग लाइक पॉल्यूटेंट, आर कॉल्ड प्राइमरी पॉल्यूटेंट। और व्हाट इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? जी ये जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है ये स्टिल नहीं रहेंगे, हमेशा उसी फॉर्म में नहीं रहेंगे जिस फॉर्म में ये आए थे। रादर ये कुछ केमिकल रिएक्शंस करेंगे, क्योंकि ये केमिकल्स हैं और है ना एक्टिव केमिकल्स हैं, सो ये कुछ केमिकल रिएक्शन विद द टाइम अपनी रिएक्टिविटी के बेसिस पर किसी टाइम पीरियड में जहां पर इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, देन ये केमिकल रिएक्शंस करना शुरू करेंगे और कुछ नए सब्सटेंसेस को बनाएंगे। और अगर वो जो नए सब्सटेंसेस है वो भी इन्वायरमेंट को हैम्पर कर रहे हैं, कुछ इल इफेक्ट्स शो कर रहे हैं, तो वो भी पॉल्यूटेंट होंगे। सो व्हाट आर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स? Secondary pollutants are those substances which are formed by various chemical reactions happened in primary pollutants. या फॉर्म रिएक्शन आपस में करेंगे, अभी दिखाते हैं कितनी सारी रिएक्शंस है ना, कैसे वो आपस में कुछ रिएक्शन कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में पहले से कुछ मौजूद है, लाइक ऑक्सीजन मौजूद है उसके साथ रिएक्शन करेंगे, लाइक वाटर मौजूद है उसके साथ रिएक्शन करेंगे, इस तरह से मल्टीपल रिएक्शंस होंगी। सो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में केमिकल रिएक्शंस होगी, रिएक्शंस, एंड दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो व्हाट इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंड, अब देखिए इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं और उन्हीं एग्जांपल्स को हम डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, हाइड्रोकार्बन्स, या फिर हम कह सकते हैं VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पार्टिकुलेट मैटर या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, ये सारे प्राइमरी है, अपने सोर्स से रिलीज करेंगे और ये पॉल्यूशन शुरू कर देंगे, पॉल्यूशन का जो प्रोसेस है उसको ट्रिगर कर देंगे। सो दीज आर कॉल्ड प्राइमरी पॉल्यूटेंट। अब इन पर कुछ रिएक्शंस होगी, केमिकल रिएक्शंस, उसकी वजह से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बन रहे हैं, ये हमने देखा है। सो व्हाट आर द क्लासिकल एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? स्मॉग, स्मॉग अपने आप में ग्रुप ऑफ गैसेस है, कौन कौन सी है हम देखेंगे, बट हर इसके ग्रुप की गैस को हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के फॉर्म में या उसकी तरह एनलिस्ट कर सकते हैं। यस यस राइट, फॉग इज नॉट पॉल्यूशन, इट इज अ नेचुरल फिनोमिना, बट स्मॉग इज अ पॉल्यूशन। अब उस फॉग से कैसे बना अभी देखते हैं, स्मोक और फॉग मिलकर के स्मॉग बना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी के साथ भी कर सकता है, बट कुछ केमिकल रिएक्शन के बाद ही ये रिजल्ट में दिखाई देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, स्मॉग बना है कुछ रिएक्शंस के बाद, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की रिएक्शन हुई हाइड्रोकार्बन्स के साथ, है ना, यहाँ पर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है उनकी रिएक्शन हाइड्रोकार्बन्स के साथ हुई एंड देन आपको स्मॉग मिला। नहीं, यूजुअली नहीं होती है, हाँ वो एक अलग चीज है, ठीक है ना। तो ये ग्रुप ऑफ गैसेस है ना, एंड देन फिर हम इन गैसेस को सेपरेटली भी एनलिस्ट कर सकते हैं, लाइक ओजोन,
सेपरेटली कर सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। देन पर एसिटिल नाइट्रेट, अब ये कैसे बन रहे हैं सारा डिटेल में देखते हुए चलेंगे। पर एसिटिल नाइट्रेट, और क्या हो सकता है, ये तो गैसेस का ग्रुप हुआ। एंड देन फिर दूसरा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, एंड दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है दैट इज एसिड रेन। हाँ, ये स्मोक के कंस्टिट्यूएंट्स हैं। यस, यस। NO2 यहाँ पर प्राइमरी भी हो सकता है, लेकिन ये किसी केमिकल रिएक्शन के बाद भी आ सकता है। हम देखते हैं आगे कि कोई केमिकल रिएक्शन भी ला सकता है या नहीं, देखते हैं। देखिए एक एक NO2, नाइट्रिक ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, बेंजीन वगैरह इसमें आ जाएंगे। एक एक करके सारा डिस्कस करेंगे। एंड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, particulate matter. What is particulate matter? Means the small particles, dust material, which are in size of 0.001 micrometer to 500 micrometers तक के जो particles होते हैं, those are called particulate matter. But इसमें हमारे लिए important कौन से particulate matter है? Those are suspended particulate matter. यस, बताता हूं। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, इनको सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, सो दैट दे कैन रिमेन फ्लोटिंग इन द एयर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बाकी जो इससे बड़ा जो साइज का होगा वो धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। आप डस्ट को सरफेस पे सेटल होते हुए देखते होंगे, है ना। बट सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर वो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं जो इतने छोटे होते हैं, मींस 10 माइक्रोमीटर, स्मॉलर देन 10 माइक्रोमीटर्स अगर है, सो दीज आर कॉल्ड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इसमें जो दो कैटेगरी है सबसे इंपॉर्टेंट, दोज आर सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर 10 एंड पार्टिकुलेट मैटर 2.5। अब इनमें डिफरेंस क्या है? वो तो क्वांटिटी की यूनिट है। पीपीएम इज यूनिट ऑफ क्वांटिटी, कि पर स्क्वायर मीटर एरिया में आपका पार्टिकुलेट मैटर कितना है तब हम पॉल्यूटेड मानेंगे। इससे कम है तो उसको लेस पॉल्यूटेड मानेंगे, और कम है तो उसको हेल्दी मानेंगे। बट इस पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा पीपीएम है, देन वी विल कंसिडर इट पॉल्यूटेड। दैट इज अ यूनिट ऑफ पार्ट्स पर मीटर, है ना मिलीमीटर नहीं, मिलीमीटर, मीटर स्क्वायर में इसको मेजर किया जाता है ना। तो दैट इज यूनिट ऑफ मेजरिंग सम प्रेजेंस ऑफ सम पार्टिकल्स इन ए गिवन यूनिट मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। सो 10 पार्टिकुलेट मैटर कौन सा है? दोज पार्टिकुलेट मैटर हुज साइज आर बिटवीन, सॉरी, पार्ट्स पर मिलियन, यस, है ना। दैट पर मीटर स्क्वायर में कितने मिलियन पार्ट्स उसमें वो कर रहे हैं, ठीक है। वो एक यूनिट है। यहां हम पार्टिकुलेट मैटर, पीएम मींस पार्टिकुलेट मैटर, दिस इज ए पॉल्यूटेंट। साइज की यूनिट है माइक्रोमीटर, यहां पर माइक्रोमीटर। अब अगर किसी पार्टिकुलेट मैटर का साइज 2.5 टू 10 माइक्रोमीटर के बीच में है, दैट इज कंसिडर्ड एज PM10। और अगर उसका 2.5 से छोटा है, स्मॉलर देन, है ना, 2.5, देन इट विल कंसिडर एज PM2.5, ठीक। अब इनमें डिफरेंस है इनके सोर्सेज। अब किसी भी पॉल्यूशन में आपको क्या ध्यान रखना है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दैट पॉल्यूटेंट, एंड देन व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ दैट पॉल्यूटेंट। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सो पार्टिकुलेट मैटर कहां से रिलीज होगा? एक कंब्यूशन एक्टिविटीज से, जहां भी कंब्यूशन हो रहा है, कुछ जल रहा है, सो वहां से कार्बन पार्टिकल्स आपको रिलीज होते हुए दिखेंगे। दूसरा डस्ट, है ना। सो
जहां से डस्ट रिलीज होने वाली कोई भी एक्टिविटीज आपको दिखाई दे रही है, सो वो भी आपके पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन का सोर्स हो सकती है। लाइक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, रोड रोड पर व्हीकल्स मूव कर रहे हैं तो उनके टायर्स से भी जो अगर डस्ट रिलीज हो रही है, सो वो भी, ठीक है। स्टॉर्म आ रहा है ना, उसकी वजह से अगर कोई डस्ट, बहुत बड़ा डस्ट का स्टॉर्म आ रहा है, सो दैट विल आल्सो कैन कॉज पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन, ठीक है। सो ये इसके कॉजेज हो सकते हैं। तो अब इनको फिर आप अपने कॉमन सेंस से अपने आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर कंब्यूशन एक्टिविटीज, तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन इन दिल्ली? जो है बर्निंग ऑफ स्टबल, है ना, स्टबल बर्निंग, पराली जलाते हैं तो कंब्यूशन। थर्मल पावर प्लांट्स, कोयला जलाया जा रहा है, सो कंब्यूशन हो रहा है, सो पार्टिकुलेट मैटर। डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स, इंजन में कंब्यूशन, सो जितना फाइन फ्यूल है उतना कम पार्टिकुलेट मैटर लगा। तो पेट्रोल में थोड़ा कम होगा बट डीजल में ज्यादा कंब्यूशन हो रहा है, मींस उसका उसमें से पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन ज्यादा होगा। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, सॉरी बर्निंग की बात कर रहा हूं मैं। देन फिर हम ये क्या कहते हैं, वेस्ट बर्निंग। सो दिल्ली में पॉल्यूशन का एक बड़ा कॉज ये है कि वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट लगा हुआ है वहां पे, और डंपिंग यार्ड है, वहां पे कंटिन्यू फायर रहती है। सो वेस्ट बर्निंग की वजह से पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन। देन क्योंकि जब आपके सामने ऑप्शन आएंगे देन आप उसको टिक नहीं कर पाएंगे, है ना। जितना आप शॉर्ट में उसको याद रखेंगे देन उसको फिर आप ऑप्शन को देख के डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने अपने नॉलेज को। सिमिलरली अब हम डस्ट पोल्यूशन अगर आ रहा है, सो इट कैन बी कॉज्ड बाय कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ठीक है। एंड देन फिर मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, release of tire particles, small tire rubber particles from the movement of vehicles, release of magnesium particle from the brakes of vehicles। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो ब्रेक मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी कैसी होती है? सो उस पर क्वेश्चन था, ब्रेक्स लगते हैं तो उसमें जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से उसके मैग्नीशियम के पार्टिकल्स वहां से रिलीज होते हैं और वो एयर में काफी लंबे टाइम तक बने रहते हैं। एंड देन फिर मैग्नीज एंड देन फिर वो रेस्पिरेशन के साथ बॉडी के अंदर जाते हैं और वो एक ब्रेन डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं। सो मैग्नीज टॉक्सिसिटी, है ना। हाँ, ब्रेक्स। अब आप कहीं भी इमेजिन कर सकते हैं जहां से डस्ट या स्मॉल पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं, वहां से आप इमेजिन कर सकते हैं। सो इसके सोर्सेज ये हो सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, स्पेशली सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स के क्या इंपैक्ट हैं? रेनफॉल होती है बट हम इल इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। एसिड रेन में कोई, ये तो सिर्फ मैटर है, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा। देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए ऑन द स्पॉट जो पॉल्यूशन के स्पॉट पर मौजूद है, सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। ग्लेशियर तक जाएगा, वो ट्रेवल करेगा, उस ट्रेवल में बीच में भी बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करता हुआ जाएगा। सो अगर हम बात करें PM10 की, सो दीज आर लार्जर इन साइज, सो दे पेनिट्रेट इन द लंग्स, एल्वियोलाइज। सो अगर लंग्स में ये एंटर कर रहे हैं और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाकर के ये फंस रहे हैं, सो लॉन्ग टर्म में ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस करेंगे। लाइक एस्थमा, अब डिजीज का नाम ऑप्शन में आ जाए तो आप एस्थमा, ब्रोंकियाइटिस, ठीक है, ये डिजीजेस करते हैं। बर्निंग ऑफ नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक, थोड़े टाइम के लिए उसमें बर्निंग फील होती है, ठीक है। कफ, ये डिजीजेस रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लंग्स से रिलेटेड जो डिजीज है, ब्रोंकियाइटिस और लंग्स सीवियर डिजीज है, एस्थमा, और स्मॉल टाइम में कफ एंड बर्निंग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये 10 करता है। 2.5 और ज्यादा फाइन है, और ज्यादा छोटा होता है। सो अगर हम इस तरह से लंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये कुछ आगे ब्रांचेस में बढ़ जाता है। देखा है आपने, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कहा था मैंने, है ना, ब्रांचेस, और ये फिर हर ब्रांच आगे जाकर के कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है। और फिर जब वो ऑक्सीजन अंदर आती है ना, एल्वियोलाई, ब्रांच लास्ट में अंदर, एंड जो होता है ना जब ब्रांच का, वहां पे कुछ ऐसा, और यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती है।
ठीक है, इस तरह का ब्लड वेसल्स होती है। तो जैसे ही ऑक्सीजन यहां पर आकर हिट करेगी, ये ब्लड वेसल्स साइज में इतनी छोटी होती है कि ये ऑक्सीजन इस मेम्ब्रेन को ऑस्मोसिस के थ्रू ट्रांसफर करके आपकी ब्लड वेसल में एंटर कर जाएगी, यानी ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी और फिर आपकी जो है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में एंटर हो जाएगी। यही होता है नेचुरली। ऑक्सीजन यहां से एंटर हुई और यहां पर सपोज कीजिए ये जो एंड है, इसका मैं जूम बनाता हूं तो ऐसा दिखता है। सो जो ऑक्सीजन इज कमिंग इन साइड और यहां पर जैसे ही टकरा, यहां पे छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती है। वो कैपिलरीज से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जैसे ही हिट करेगा, वो ऑस्मोसिस के थ्रू कैपिलरी में एंटर कर जाएगा और जैसे ही कैपिलरी में एंटर करेगा, वो ब्लड वहां पे उस कैपिलरी में ब्लड होगा, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व हो गया। फिर ये कैपिलरीज इस ब्लड को लेकर के आपके हार्ट की तरफ छोटी से बड़ी कैपिलरीज में कन्वर्ट होते होते आपके हार्ट एंड फिर बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाएगी। ऑक्सीजन तो ये नेचुरल प्रोसेस है ना, हम कर ही रहे हैं। हाँ हाँ यस, और फिर आपकी ब्लड में काम आने लग गई वो ऑक्सीजन। नहीं, कैपिलरीज एक ट्यूब है जो आगे एक बड़े नेटवर्क में जाके जुड़ रही है, वो चल के नहीं जाएगी। ठीक है ना, वो एक पूरा नेटवर्क है, एक पाइप्स का नेटवर्क है। इतना समझ में आ गया। ये जो फाइन पार्टिकल्स है 2.5 ऐसे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो PM 2.5 भी इसके साथ इन ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाएगा। तो यानी जहां पर 10 सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यहां पर जाके रुक जाता था, 2.5 ब्लड में अंदर एंटर कर जाएगा और जैसे ये ब्लड में एंटर करेगा, आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में धीरे धीरे डिपॉजिट होना शुरू करेगा। एंड देन फिर जैसे ये आपकी एक आर्टरी है जिसमें कोलेस्ट्रॉल के आपने इमेजेस देखे होंगे, सो वो ऐसे धीरे धीरे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना के इस तरह से यहाँ पर डिपॉजिट होने लगेगा PM 2.5 पार्टिकल्स, एंड ये आपकी आर्टरी ब्लॉकेज शुरू कर देगा। और जब आर्टरी ब्लॉकेज होती है तो क्या होता है, इनडायरेक्टली मैं कहूं तो हार्ट डिजीजेस या पल्मोवेस्कुलर डिजीजेस आपके होने लगेंगे। किससे? 2.5 या फाइन पार्टिकल्स से। पल्मोवेस्कुलर डिजीजेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, या हार्ट डिजीजेस कह सकते हैं। तो शुरुआत में हाई ब्लड प्रेशर एंड देन इट कैन कॉज हार्ट अटैक्स या हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर सिर्फ कोलेस्ट्रॉल खाने से नहीं होता है, इस तरह से भी डिपॉजिट होकर के हार्ट ब्लॉकेज आते हैं। तो आपके पार्टिकुलेट मैटर 10 एंड 2.5 के सोर्सेज आपको पता चले। कंब्यूशन जहां भी हो रहा है आप इमेजिन कर सकते हैं, कुछ जलाया जा रहा है या कुछ तोड़ा फोड़ा जा रहा है, बनाया जा रहा है, वहां पर भी आप कर सकते हैं। और नेचर में वोल्केनिक एक्टिविटीज बहुत सारी डस्ट रिलीज करती है, ऐश रिलीज करती है, या फिर डस्ट स्टॉर्म्स आ सकते हैं, वो पार्टिकुलर मैटर रिलीज करते हैं। समर में ये डेजर्ट एरियाज में ये देखने को मिलता है। बट ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम कहाँ से आती है? ह्यूमन एक्टिविटीज से, स्पेशली बर्निंग ऑफ स्टबल, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ वेस्ट, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, एवरीथिंग। ठीक है, क्लियर? टाइप ऑफ पार्टिकुलेट मैटर्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट टाइप आते हैं। दीज आर ब्लैक कार्बन एंड ब्राउन कार्बन। ब्लैक कार्बन एंड ब्राउन कार्बन। ब्लैक कार्बन जो स्मॉल कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और ये यूजुअली हाई टेम्परेचर कंब्यूशन से जनरेट होते हैं। हाई टेम्परेचर कंब्यूशन ऑफ कोल, डीजल, डस्ट, वेस्ट से ये जनरेट होते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ब्लैक कार्बन किस तरह से निकलता है। तो जो फर्स्ट इमेज थी, जो एक चिमनी थी, उसमें भी हमने देखा था ब्लैक कार्बन एमिशन हो रहा है, एंड इस ट्रक से डीजल व्हीकल्स होते हैं, स्पेशली यहाँ से ब्लैक कार्बन एमिशन होता है। एरोजोल पार्टिकल्स लिक्विड के स्मॉल 2.5 पार्टिकल, लिक्विड या सॉलिड के। हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें एरोजल होता है। तो ब्लैक कार्बन की एक लिक्विड के साथ मिक्सचर से जो पार्टिकल्स बनते हैं, दोज आर एरोजोल पार्टिकल्स। केमिकल रिएक्शंस जब होती है तब वो कुछ सेमी लिक्विड टाइप सब्सटेंस बनता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या आने वाले हैं आपके एनवायरनमेंट पर। तो ब्लैक कार्बन के ह्यूमन हेल्थ पर कौन से इम्पैक्ट आएंगे? वही सारे जो आपने अभी देखे थे। ठीक है, अगर वो 2.5 to 10 का साइज का है, माइक्रोमीटर साइज का, तो वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड डिजीज देगा, और 2.5 से कम है, यानी 2.5 साइज का है, देन इट विल लीड टू हार्ट डिजीजेस। ठीक है, एंड
अगर एनवायरनमेंट पे बात करें तो जैसा कि आपने पॉइंट बताया कि ये जो ब्लैक कार्बन है लॉन्ग ट्रेवल्स करके आइस कैप्स पर धीरे धीरे डिपॉजिट होने लग जाता है, और जो ब्लैक कलर होता है वो हीट एब्जॉर्ब करता है। सो जैसे ये हीट सनलाइट आइस शीट्स पर गिरती है तो यूजुअली वो रिफ्लेक्ट हो जाता था व्हाइट कलर की वजह से, एल्बिडो में आपने पढ़ा था यही। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो हीट वहां पर ट्रैप हुई और उसने आइस को मेल्ट करना शुरू कर दिया। सो ब्लैक कार्बन कॉजेज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि ये शॉर्ट ल्यूड होता है, एनवायरनमेंट में बहुत थोड़े से टाइम में के लिए रहता है, बट उस थोड़े से टाइम में ये एटमॉस्फेयर में सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ग्लोबल वार्मिंग को ट्रिगर करता है। So these are the two important environmental impact of, थोड़े टाइम में ये सेटल हो जाता है, तब ये अपने एनवायरनमेंट से रिमूव हो जाता है, बट उस टाइम तक के लिए जब वो विंड में बना हुआ है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और ग्लोबल वार्म लॉन्ग टाइम के लिए लेते हैं। लेकिन ब्लैक कार्बन जो लार्ज साइज के ब्लैक कार्बन है ना, वो सेटल होंगे, तभी तो मैंने कहा सेटल हो रहे हैं वो कहां पर, ग्लेशियर्स पे जाके। सो उस सेटल होने से पहले जब वो ट्रेवल कर रहे हैं तब वो ग्लोबल वार्मिंग को ट्रिगर करते हुए जाएंगे। ठीक है, दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक कार्बन। ठीक है, और ये मॉनसूनी रेनफॉल और इसको भी इम्पैक्ट करते हैं। शॉर्ट लिव्ड मीन्स ये यूजुअली सेटल होने वाले थे, जब 2.5 या 10 से बड़े साइज के ज़्यादा होते हैं इसके अंदर पार्टिकल्स, तो वो धीरे धीरे सेटल होते हैं या फिर कुछ केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तब वो सेटल वहां से हट जाते हैं। यस, 10 से बड़े साइज के भी होते हैं इसके अंदर, राइट। देन फिर पार्टिकुलेट मैटर का एक और एग्जाम्पल है दैट इज इंपॉर्टेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, दैट इज ब्राउन कार्बन। ब्राउन कार्बन ये यूजुअली क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल के इनकम्प्लीट कंब्यूशन से जनरेट होते हैं। ठीक है, ब्राउन कार्बन क्यों कहा, क्योंकि इनका टेक्सचर या इनका जो थोड़ा सा कलर है ब्राउनिश होता है, और ये यूजुअली ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उनकी बर्निंग से जनरेट होते हैं। ठीक है, इनके क्या इंपैक्ट होंगे, एक ये ओजोन फॉर्मेशन में काम करते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक कार्बन है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनके अंदर होते हैं, सो ये ओजोन ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। देन हेल्थ इंपैक्ट क्या है इसके, तो हेल्थ इंपैक्ट इसके ये हैं कि ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, मींस कैंसर प्रोड्यूस करते हैं अपने टारगेट में, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की वजह से ये कैंसर कर देते हैं। सो ये दो ब्राउन कार्बन है, और इसके अलावा वो सारे कॉमन है, मींस ये कहीं सेटल अगर होता है सो ग्लोबल वार्मिंग भी ये ट्रिगर करेगा, हीटिंग इफेक्ट भी ये ट्रिगर करेगा। नेक्स्ट, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा एंड देन फिर हीट अप करेगा। बहुत से होते हैं, फैक्ट्रीज चलती ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन वगैरह, बहुत सारे मटेरियल जो फैक्ट्रीज में यूज होते हैं केमिकल रिएक्शंस में होता है, बिल्कुल ये हीट ट्रैप करेगा। देन नैनो पार्टिकल्स, ये नैनो, जैसा कि हमने नैनोटेक में देखा था, नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल 1 to 100 नैनोमीटर साइज में जो होते हैं, दोज आर नैनो पार्टिकल्स। ये भी कुछ स्पेशल रिएक्शंस वगैरह होती है, उनमें कंब्यूशन रिएक्शंस में डस्ट स्ट्रॉम में नैनो पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। इनके सोर्सेज आप याद रखेंगे, कंब्यूशन, फॉरेस्ट फायर, आर्टिफिशियल या एंथ्रोपोजेनिक कंब्यूशन, वॉल्केनिक इरप्शन में जो ऐश के स्मॉल पार्टिकल्स है वो जनरेट होंगे। देन डस्ट स्टॉर्म्स में ये जनरेट होते हैं। सो नैनो पार्टिकल्स मींस 1 to 100 नैनोमीटर साइज के जो भी पार्टिकल इन एक्टिविटीज से जनरेट हो रहे हैं, दोज आर कंसिडर्ड एज नैनो पार्टिकल्स। अब इनके इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं, सो इंपैक्ट सारे वही जो हमने PM 2.5 में देखे थे, वो सारे आपको याद रखने हैं। एंड देन फिर डस्ट क्लाउड फॉर्मेशन, they reduce the pollutant scrubbing capacity of atmosphere। देखिए, जो भी पोल्यूटेंट हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर भी एक सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म होता है, दैट इज नेम्ड एज पोल्यूशन स्क्रबिंग कैपेसिटी। सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म होता है, कैसे होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में एक आयन प्रोड्यूस होता है फोटोकेमिकल एक्टिविटीज की वजह से, दैट इज हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन दैट इज OH माइनस, इसको OH माइनस में लिखते हैं। ये कैसे बनता है हमारे एटमॉस्फेयर में, लोअर जो ट्रोपोस्फेयर होता है जहां पर क्लाउड्स होते हैं, वहां पर जब ऑक्सीजन ओजोन गैस के मॉलिक्यूल्स और क्लाउड्स
अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में आपस में जब रिएक्शंस करते हैं तब आपको हाइड्रोक्सिल आयंस मिलेंगे। कैसे? वाटर प्लस, मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हुआ चलूंगा, हालांकि आपको केमिकल रिएक्शंस देख करके ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है। सो यू विल गेट 2OH प्लस ऑक्सीजन। पहले तो हाइड्रोक्सिल आयन समझ लो कि हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, नेचुरली फॉर्म करते हैं ओजोन और वाटर वेपर की रिएक्शन के साथ, है ना। फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पर होती है। ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है, और किसी भी पॉल्यूटेंट को रिमूव करना है, सो व्हाट टू डू, उसका ऑक्सीडेशन करवा दो। तो ये नेचर में बनता है, और जो भी अनवांटेड केमिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं उसका ऑक्सीडेशन करता हुआ चलता है, एंड देन उनको नेचर से रिमूव कर देता है। ये समझ में आ गया? ये हाइड्रोक्सिल आयन आगे भी आपके काम आएगा। सो ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है, नैनो पार्टिकल्स इसके साथ बाइंड होकर के इसको रिमूव कर देते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। नैनो पार्टिकल्स इसके साथ इसको कैप्चर कर लेते हैं, इसके साथ बाइंडिंग कर लेते हैं, और इस तरीके से एटमॉस्फेयर का जो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दिस इज द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ नैनो पार्टिकल्स। और इसकी वजह से ये कुछ नैनो पार्टिकल कुछ ऐसी हाइड्रोक्सिल आयन के साथ मिलकर के कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस ट्रिगर करते हैं दैट कॉजेज ओजोन लेयर डिप्लेशन। यस यस यस। नहीं, हाइड्रोक्सिल आयन के साथ तो उसने स्क्रबिंग कैपेसिटी खत्म कर दी। तो एक तो नैनो पार्टिकल ग्राउंड प्रोवाइड कराते हैं केमिकल रिएक्शंस के लिए, वो क्या कहते हैं, ओजोन लेयर डिप्लेशन करता है। और दूसरा इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन करके उनको रिमूव कर रहे होते हैं। सो आपने हाइड्रोक्सिल आयन को हटा दिया तो अब ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस है वो क्या कर रहे हैं, अपने सीन में आ गए और वो अपना एक्शन पूरा करेंगे, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन ही वो सब्सटेंस था जो इनको रोक सकता था। ये रिएक्शन करने से रोक देता है इसको। ये इसके साथ बाइंड हो गया नैनो पार्टिकल। सो अब जो हाइड्रोक्सिल आयन ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस के साथ जाकर के लड़ रहा था ओजोन को बचाने के लिए, वहां से इसको खत्म कर दिया, आपका एक सोल्जर इसने हटा दिया। सो आपका ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस अब क्या करेगा, रिमूव नहीं हो पाएगा, सो ओजोन को डिप्लीट करेगा। इसके अलावा नैनो पार्टिकल ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस को केमिकल रिएक्शन और ज्यादा फास्ट करने के लिए ग्राउंड प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो दैट्स व्हाई ये ओजोन डिप्लेशन को भी ट्रिगर करता है। यस यस, उसकी उसकी जो रिएक्शन है उनको फास्ट करेगा एज ए कैटालिस्ट या एज ए रिएक्टिंग ग्राउंड, और ओजोन के जो प्रोटेक्टर हैं OH आयंस उनको वहां से रिमूव करेगा। तो इस तरीके से ये ओजोन डिप्लेशन को और ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, कंपाउंड, आप कंपाउंड मींस जस्ट उसको रिएक्ट करवा देता है, दूसरी रिएक्शंस में डाइवर्ट कर देता है। ठीक है, उसको उसको उसके साथ बाइंड करेगा, देन उसको दूसरी रिएक्शंस में डाइवर्ट करता है। मींस इन फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि उसको रिमूव कर देगा उसका मेन एक्शन करने से। ठीक है, अब आपको एक ध्यान और रखना है, ये जो सारे पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैं इनका एक और इंपैक्ट आ रहा है जो लार्ज स्केल पर देखा जा रहा है। आपने एक वर्ड सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। बट एक और वर्ड आपको मिलेगा दैट इज ग्लोबल डिमिंग। ग्लोबल डिमिंग, ग्लोबल डिमिंग इज काइंड ऑफ कूलिंग इफेक्ट ऑन ए रीजन। ये जो पार्टिकल्स है जब किसी बड़े रीजन पर उसके एटमॉस्फेयर को कवर कर लेते हैं, सो दे ब्लॉक सनलाइट, सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं, और इस तरीके से दैट्स हाउ दे ट्रिगर कूलिंग ऑफ दैट रीजन। स्पेशली सहारा रीजन, जो अफ्रीकन नॉर्दर्न अफ्रीका का जो सहारा रीजन है, वहां पर ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि ये सनलाइट को ब्लॉक कर रहे हैं, सो दे आर कॉजिंग कूलिंग ऑफ द सहारन रीजन, एंड दिस इज कॉल्ड ग्लोबल डिमिंग। ग्लोबल डिमिंग का इंपैक्ट क्या आ रहा है, एक कूलिंग, चलो ग्लोबल वार्मिंग में कूलिंग तो अच्छा लगता है, ओके है ना, रेगिस्तान में कूलिंग हो गया, मजा आ गया। बट सनलाइट जब ब्लॉक हो रही है तो आपके इकोसिस्टम की
क्या चीज इम्पैक्ट हो रही है? कीवर्ड बोलो, कीवर्ड बोलो, कीवर्ड। प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट हो रही है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, राइट? फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, सो प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट हो रही है, सो इट हैम्पर्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। सो आप पार्टिकुलेट मैटर के सारे हैजार्ड्स देखेंगे, इंडिविजुअल हैजार्ड्स तो है ही, लाइक रेस्पिरेटरी डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस, कैंसर, है ना, ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग ऑफ, है ना, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स और आइस कवर ऑफ माउंटेन्स, and finally global dimming which causes the which is reducing the productivity of desert ecosystem और various ecosystems। desert में अभी देखने को मिल रहा है लार्ज स्केल पर, आगे हमें अपने यहाँ भी देखने को मिलेगा, जब अगर ये स्मॉग वगैरह ये चलता रहा तो हमें भी यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम होती हुई दिखेगी। सो यहाँ तक क्लियर है? नाउ अब हम गैशियस पॉल्यूटेंट की तरफ चलते हैं। ब्रेक वन, हाँ ब्रेक का टाइम हो गया है। हाँ नहीं नहीं, लास्ट। हाँ ठीक है ठीक है, 50-50 में हम बांट लेते हैं अपनी क्लास को।